जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य सहज जीके पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है, जो कि आज का जो टॉपिक है रसायन शास्त्र के भाग है ना 12th का जो बुक है रसायन शास्त्र, उसमें का जो टॉपिक लिया गया चैप्टर लिया गया वो है ठोस अवस्था। अध्याय 1 है जिसमें से आपका ठोस अवस्था, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ, जो लैब टेक्नीशियन के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन है बिल्कुल देखने को मिलेंगे, इसको छोड़िएगा नहीं और इसको लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है दोस्तों, इसको लाया हूँ तो बिल्कुल देखिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम है दोस्तों एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम के नाम से है, तो आप उसमें जुड़ गया इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सॉलिड स्टेट है दोस्तों, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 6 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम है ना, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल होती है? उच्च ताप, निम्न ताप, उच्च ऊष्मीय ऊर्जा या फिर दुर्बल संसंजक बल। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर निम्न ताप है ना, निम्न ताप होता है दोस्तों किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए अस्तित्व के लिए क्या होता है, अनुकूल वातावरण होता है दोस्तों। क्योंकि कम ताप पर किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था में अस्तित्व होना उसकी आणविक गति में कमी के कारण होता है दोस्तों। इसी कमी से जो मजबूत संसंजक बल है वो पैदा होता है, जो घटक कणों को एक साथ है वो रखते हैं दोस्तों। इस तरह जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है वो बना रहता है। साथ में इसके बाद में और कुछ चीज है, जैसे कि कोई भी किसी भी प्रकार की जो किसी पदार्थ की अवस्था है जो क्या है ठोस में है, द्रव्य या फिर गैसीय अवस्था में है ना, तो उसका निर्धारण है दोस्तों उसके अणुओं के अंतर आणविक बल के कारण है। अंतर अंतर आणविक अंतर आणविक बल और गतिज ऊर्जा के संयोजन से है दोस्तों, वो होता है। किससे होता है दोस्तों? संयोजन से है वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? तो यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों उसका जो अभिलक्षण है वो नहीं है, उसको आपको इसमें से बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया है निश्चित एवं अभिलाक्षणिक संलग्न उष्मा समदैशिक प्रकृति संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था का एक नियमित एवं पुनरावृत्ति पैटर्न या फिर एक वास्तविक ठोस। तो कौन सा है दोस्तों जो क्रिस्टलीय ठोस का क्या है, नहीं है, जो लक्षण है वो नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा वाला दोस्तों आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो समदैशिक प्रकृति है वो क्रिस्टलीय ठोस का लक्षण नहीं है दोस्तों। तो क्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों वो क्या होते हैं, उनके जो लक्षण है उसमें आएगा आपका क्रिस्टलीय ठोस है कठोर होता है और भंगुर होता है दोस्तों। दूसरा चीज है इसका जो गलनांक और क्वथनांक है वो क्या होते हैं, उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस का उच्च होता है। साथ में क्रिस्टलीय ठोस में भी दोस्तों जो अव्ययी कण की जो नियमित व्यवस्था है वो होती है दोस्तों। कैसी व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था है वो रहता है इसमें, किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में नियमित व्यवस्था होता है। साथ में अब उदाहरण देख सकते हैं, जैसे NaCl है इसको देख सकते हो, हीरा है उसको देख सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट है उसको देख सकते हैं। ये सब क्रिस्टलीय ठोस के क्या है, उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोस के जो घटक है दोस्तों वो क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और नेगेटिव आयन में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में दोस्तों, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या होते हैं वो रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है? ग्रेफाइट, क्वार्टज कांच, क्रोम एलम या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। तो कौन कौन से दोस्तों जो अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो क्वार्ट्ज कांच है, सिलिकॉन ऑक्साइड है ना, वो क्या होते हैं आपका अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों, उसमें क्या होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस में दोस्तों परमाणु को क्या होता है, कोई सुनिश्चित विन्यास है वो नहीं होता है। सुनिश्चित विन्यास है क्या है, नहीं होता है। दूसरा चीज है इसमें अक्रिस्टलीय ठोस ठोस को दोस्तों गर्म करने पर भी क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं।
जैसे ही हम गर्म करेंगे अक्रिस्टलीय पदार्थ पदार्थ है उसको, तो क्या हो जाएगा, नरम हो जाता है। साथ में दोस्तों और फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे नरम हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगी दोस्तों, द्रव्य अवस्था में आने लग जाते हैं, द्रव्य अवस्था में दोस्तों आने लग जाते हैं। कौन सा, अक्रिस्टलीय पदार्थ। उसके बाद है अक्रिस्टलीय ठोस में दोस्तों कोई विशिष्ट गलनांक है वो नहीं होता है। साथ में यहाँ पर अगर ग्रेफाइट है दोस्तों, इसकी बात करें दोस्तों, तो ग्रेफाइट अक्रिस्टलीय और पारभासी पदार्थ होता है दोस्तों, है ना, पारभासी पदार्थ है वो होता है क्या है, ग्रेफाइट, है ना। तो ये भी चीज है, देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय आघूर्ण की व्यवस्थित संरेखण को प्रदर्शित करता है। देख, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण के व्यवस्थित संरक्षण को प्रदर्शित करना है दोस्तों, तो उसके लिए क्या चीज है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये डोमेन है, क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, जो ती दी के निशान दिया है वो डोमेन है। ये एक तरफ है वो पूरे एक ही दिशा में जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये भी एक ही दिशा में, ये ऊपर की तरफ है जा रहा है, ये वाला पहला वाला है, दूसरे वाले में नीचे एक दिशा में ही जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तीसरा है वो अल्टरनेट है, एक ऊपर जा रहा है डोमेन और एक नीचे आ रहा है ना। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक और इधर दो नीचे है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर दो ठो ऊपर चलने लगे, तो ये भी आपका क्या है, जो व्यवस्थित संरेखण है उसको प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन आपका जो ऑप्शन डी है, देखिए इसमें एक डोमेन ऊपर जा रहा है और एक डोमेन है वो नीचे आ रहा है, फिर एक ऊपर जा रहा है, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, है ना। तो यहाँ पर जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जो चुंबकीय आघूर्ण है दोस्तों, उसके व्यवस्थित संरेखण को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो डोमेन है ना, वो क्या होते हैं दोस्तों, विपरीत दिशा में होते हैं। कौन से दिशा में, विपरीत, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है वो होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी है, देखिए दोस्तों, है ना। जो इस प्रकार का जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको व्यवस्थित संरेखण करने के लिए क्या होगा दोस्तों, ठोसों में जो डोमेन है दोस्तों उसी प्रकार से रहता है, जिस प्रकार से क्या से रहता है, जो उसी प्रकार से अभिन्यासित रहते हैं जैसे लौह चुंबकीय ठोस में है दोस्तों रहते हैं वैसे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो जो डोमेन है, ये वाला आपका डोमेन है ना, ये डोमेन, ये एक क्या होते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं दोस्तों, किसमें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, क्वार्टज कांच के अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वार्टज कांच है ना, क्वार्टज कांच है, उसके जो मान है उसके आधार पर आपको क्या बनना है, उसके जो कथन सत्य है उसको बताना है। सभी दिशाओं में समान होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, मापा नहीं जा सकते या फिर हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका क्वार्टज कांच है, SiO2, है ना, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, है ना, ये आपका SiO2 है। इसमें देखिए आपका जो अपवर्तनांक के मान है उसमें संदर्भ है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं उसको पूछा गया। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जो सत्य कथन है वो क्या हो जाएगा, सभी दिशाओं में दोस्तों यहाँ पर जो मान है ना वो समान होता है दोस्तों। क्योंकि जो क्वार्टज कांच है वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं दोस्तों, किस प्रकार से होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं दोस्तों। और इसमें अवयवी कणों की लघु पराशी व्यवस्था है पाई जाती है। कैसे पाई जाती है दोस्तों, लघु पराशी व्यवस्था, किस प्रकार की व्यवस्था पाया जाता है, लघु पराशी व्यवस्था इसमें है वो पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छठा नंबर का क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गर्म करने से किसी एक ताप पर ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं, लंबे समय तक रखने से ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके सांचे में ढाला जा सकता है, या फिर, है ना, ये चीजें देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है उसमें देखिएगा आपको जो बताना है, अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, यहाँ पर एक जो ऑप्शन है वो कट गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो क्या चीज है, जो छठा नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें जो एक ऑप्शन है, यह विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, है ना, यह एक विषम दैशिक प्रकृति होती है। ये एक क्वेश्चन है वो विषम दैशिक, है ना, विषम दैशिक प्रकृति है, क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये वाला ऑप्शन है, यह विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं करके दिया है, ये डी वाला ऑप्शन है। और यही वाला ऑप्शन है दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो जो चौथा ऑप्शन है।
है ना, जो क्या है गलत है, विषमदैशिक प्रकृति के होते क्या बोला है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो गलत है ना, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन है वही। बाकी आपका गर्म करने से किसी एक ताप पर ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। लंबे समय तक रखने से क्रिस्टलीय बन सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके सांचे में ढाला जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। लेकिन आपका जो समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल गलत है, जो आपको ऑप्शन डी में है वो दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर कट गए हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से रखिएगा। तो जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है उसके विषय में क्या होता है, जो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं बोला गया दोस्तों, वो नहीं होता है ना। जो आपका क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु है दोस्तों, अणु और आयन एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। साथ में क्रिस्टलीय ठोसों में एक ही प्रकार के जो प्रत्येक परमाणु या अणु को समान बल या ऊर्जा के साथ है उसको रखा जाता है। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड उदाहरण में देखे होंगे, क्वार्टजाइट हीरा है ये। और क्रिस्टलीय ठोसों में दोस्तों जो सभी घटक हैं वो क्या होते हैं, परमाणु, अणु या आयन समान संख्या और प्रकार के पड़ोसी की समान दूरी पर दोस्तों क्या होते हैं, होते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ में, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में भी पूछा गया, तो ये वाला सभी स्टेटमेंट सही थे। और विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं बोला गया था, वो वाला आपका बिल्कुल गलत था, है ना। दोनों में अंतर है, मैं बता दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण क्या है दोस्तों। क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था लघु परास तक प्रेषित होती है। क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था दीर्घ परास तक प्रेषित होती है। विभिन्न दिशाओं में अवयवी कणों की समान व्यवस्था होती है, और विषम दिशाओं में दोस्तों अवयवी कणों की भिन्न व्यवस्था है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके जो आपको बताना है यहाँ पर, है ना। तो यही जस्ट चीज अभी मैं बताया था, क्रिस्टलीय ठोस में मतलब छठा वाला क्वेश्चन में दोनों में अंतर बताया था उसमें, है ना। तो यहाँ पर जो गलनांक है वो क्या आ रहा है, क्रिस्टलीय ठोस के निश्चित गलनांक का कारण क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था दीर्घ परास तक है दोस्तों प्रेषित होती है ना। दीर्घ प्रास तक क्या होती है दोस्तों, प्रेषित होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका निश्चित गलनांक है वो रहता है। साथ में आपका क्रिस्टलीय ठोस में जो सभी घटक है दोस्तों, परमाणु, अणु या आयन समान संख्या और प्रकार के जो पड़ोसियों की समान दूरी पर है दोस्तों स्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां नंबर का क्वेश्चन है, उसकी बात कर लेते हैं। क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु खाली स्थान द्वारा बंधे रहते हैं। लंदन बल के द्वारा, द्विध्रुव द्विध्रुव अनोनी क्रिया के द्वारा, सहसंयोजक आबंध के द्वारा, फिर कूलाम बल के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका क्रिस्टलीय जालक है उसमें आयोडीन के जो अणु है वो किसके द्वारा बंधे रहते हैं दोस्तों। तो आपको ऑप्शन ए है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लंदन बल के द्वारा। यहाँ पर जो क्रिस्टल जालक है दोस्तों अंतरिक्ष में क्या होता है, समान बिंदु की नियमित त्रिआयामी व्यवस्था है वो होता है। साथ में दोस्तों जो क्रिस्टल जालक है वो दो प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का है वो होता है। एक को बोलते हैं दोस्तों मोनो एटमिक क्रिस्टल जालक, है ना। एक को बोलते हैं आपका मोनो एटमिक क्रिस्टल जालक, और दूसरा को बोलते हैं दोस्तों पॉली एटमिक क्रिस्टल जालक है वो बोला जाता है। और इसी बीच में दोस्तों एक चीज आता है जालक बिंदु, है ना। जालक बिंदु ये क्या होता है दोस्तों, तो जालक बिंदु दोस्तों जब किसी भी ठोस के एक एक जो अवयवी कण को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, जालक बिंदु है वो कहा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है। SO2 ठोस, I2 ठोस, हीरा, या फिर H2O बर्फ। तो यहाँ पर कौन सा जालक नेटवर्क है दोस्तों जो ठोस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो जालक ठोस है दोस्तों उसमें आपका हीरा आएगा, क्योंकि हीरा दोस्तों नेटवर्क का ठोस होता है। हीरे में जो कार्बन परमाणु का दोस्तों एक सतत नेटवर्क होता है दोस्तों। किस प्रकार से नेटवर्क पाया जाता है, सतत नेटवर्क है वो पाया जाता है। इस जो हीरा है उसके नेटवर्क में हर कार्बन परमाणु के 3 अन्य कार्बन परमाणु से दोस्तों ये किसे सहसंयोजक बंध, किससे दोस्तों सहसंयोजक बंधन द्वारा है वो दोस्तों बंधन बनाता है। और संरचना होती है दोस्तों। और इनकी जो संरचना है दोस्तों अगर अंतरिक्ष में देखा जाए तो ये 3 आयामों में है वो पूरी तरीके से फैली होती है। इसी प्रकार से दोस्तों जो आपका सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड, है ना, SiO2 भी क्या होता है, ये भी क्या है आपका सिलिकॉन ऑक्साइड है दोस्तों। ये भी आपका नेटवर्क ठोस के अंतर्गत है आता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उदाहरण को एक आपका हीरा हो गया और दूसरा आपका सिलिकॉन ऑक्साइड, दोनों क्या आते हैं जो जालक नेटवर्क ठोस होते हैं उसके अंतर्गत है आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 10वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है। MgS, TiOS,
स्टेट अवस्था में बोला गया है ना, ठोस विद्युत का चालक नहीं है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है पूछा गया है, Mg, TiO, I2 या फिर H2O। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में देखिए केवल 1, केवल 2, केवल 3 एवं 4 और डी में दिया है 2, 3 एवं 4। तो देखिए दोस्तों क्या चीज होता है यहाँ पर, देखिए आपका जो ठोस है वो विद्युत का चालक नहीं है बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीशियम है दोस्तों, ये क्या हो जाता है आपका ठोस धातु है ना। ये मैग्नीशियम क्या है, ठोस धातु है, ठोस है, धातु है। और साथ में दोस्तों जो ठोस धातु उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है पाया जाता है दोस्तों, क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पाया जाता है। यहाँ पर जो चालक नहीं रहेगा उसमें आपका टाइटेनियम ऑक्साइड आ जाएगा दोस्तों, साथ में आयोडाइन है और जल है। ये तीनों है दोस्तों, आपका क्या हो जाता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पर जो ठोस होती है ये अधातुवीय रूप में होते हैं ना दोस्तों। और जो मैग्नीज है Mg है वो ठोस अवस्था थी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है पाया जा रहा है। लेकिन इन तीनों में क्या है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर विद्युत का चालक है वो नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, 3 एवं 4 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है। यहाँ पर आयनिक ठोसों का जो अभिलक्षण है दोस्तों नहीं है, उसमें देखिए गलित अवस्था में विद्युत चालकता का मान बहुत कम है, भंगुर प्रकृति की होती है, अनोन्य क्रिया में अत्यधिक प्रबल बल है, या फिर विषमदैशिक प्रकृति की होती है। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों जो आयनिक ठोस है उसका जो लक्षण है वो कौन सा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। गलित अवस्था में विद्युत चालकता का मान है वो बहुत कम होता है बोला गया दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल क्या है, नहीं है, यहाँ पर आयनिक ठोस का ये लक्षण नहीं है। आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आणविक ठोस होते हैं दोस्तों उसका लक्षण क्या होता है, भंगुर प्रकृति के होता है ना। जो क्या होते हैं आयनिक ठोस है वो दिखने में क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। दूसरा चीज है इसमें इसका जो गलनांक है वो बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या चीज होता है, गलनांक, है ना। जो गलनांक है आपका बहुत ज्यादा होता है किसका, आयनिक ठोस का। साथ में ठोस अवस्था में इंसुलेटर के तरह से क्या करते हैं दोस्तों, इंसुलेटर की तरह ये क्या करता है, काम करता है, इंसुलेटर की तरह के रूप में काम करता है। और आयनिक ठोस है दोस्तों विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो ये भी चीज है आपका पूरा सही है, लेकिन आपका गलित अवस्था में विद्युत चालकता मान बहुत कम है, ये वाला आपका स्टेटमेंट सही नहीं बैठेगा इसमें, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट खाली स्थान की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है दोस्तों, कुचालक बोल दिया था, सुचालक। तो ग्रेफाइट है दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है, किसके वजह से, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन की वजह से, धन आयन की वजह से, या फिर ऋण आयन की वजह से। तो किसके वजह से दोस्तों यहाँ पर ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों पाया जाता है, किसमें, ग्रेफाइट में, है ना। तो ग्रेफाइट है दोस्तों उसमें मुक्त संयोजकती इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो पाया जाता है। ग्रेफाइट है दोस्तों क्या होते हैं, एक प्रकार से अधातु है, क्या है दोस्तों, अधातु है ना। ग्रेफाइट है वो एक प्रकार का क्या है, अधातु है, लेकिन इसमें जो धातुओं के कई गुण है वो इसमें विद्यमान रहते हैं दोस्तों। कारण क्या है, जो ग्रेफाइट है दोस्तों उसके जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है दोस्तों उसके चार संयोज क्या होते, कितने होते, चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से दोस्तों जो आपका तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन है, चार संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये ग्रेफाइट में पाए जाते हैं, उसमें से तीन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो क्या करते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं दोस्तों। कौन सा बंध बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं, और sp2 संकरण में बनाते हैं। किस संकरण में बनाते हैं, sp2 संकरण में सिग्मा बंध बनाते हैं। लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन वो पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यही पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से दोस्तों, है ना, ग्रेफाइट में जो एक पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो चौथा नंबर का होता है ना, उसी के वजह से दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के गतिशील होने के कारण से दोस्तों ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है ना। साथ में जो ग्रेफाइट में दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं, ये भी चीज है आपको ध्यान में रखिए। और इसको एक चीज और है, 3600 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर दोस्तों ये अपनी शक्ति और जो स्थिरता है उसको बनाए रखता है ना। इसलिए इसको तापरोधी भी बोला जाता है, तापरोधी है इसको भी बोला जाता है, किसको, ग्रेफाइट को। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत का सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है।
TiO पर, SiO2 पर, TiO3 पर, फिर MgO पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड विद्युत का सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ताप पर निर्भर होगा तो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा TiO3। TI3 है दोस्तों, ये क्या है, विद्युत का सुचालक है, और विद्युत रोधी क्या होता है, इसका ताप पर है दोस्तों वो निर्भर करता है। कारण क्या है, यहाँ पर जो TiO3 है ऑक्साइड है, तापमान के आधार पर चालक या इंसुलेटर के रूप में है दोस्तों क्या करता है, व्यवहार करता है। और यह ऊर्जा अंतर में भिन्नता के कारण होता है दोस्तों, किसके वजह से होता है, जो उसका ऊर्जा अंतर होता है ना, ऊर्जा अंतर है उसमें पाया जाता है, जिसके वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, उसके तापमान पर है ना व्यवहार है, और ऊर्जा अंतर में है वो भिन्नता के कारण होता है। जैसे धातु है उसमें आपका, और कुछ धातु है जिसमें क्या होता है आपका, ये चीजें देखने में मिलते हैं जिसमें आपका वी वो आ जाता है, VO2 है और VO3 है। ये तीनों में दोस्तों क्या होता है, आपका जो चालक बैंड के बीच में ऊर्जा अंतर में बदलाव के कारण है दोस्तों ये इस चीज देखने को मिलता है। और ये भी क्या करते हैं, आपका ताप पर है वो डिपेंड करने लग जाते हैं, VO2, VO3 और वीवो है, ये भी डिपेंड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं की समान वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑक्साइड है दोस्तों जो धातुओं के समान वैद्युतीय गुण है प्रदर्शित करता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका धातु के समान जो वैद्युतीय गुण है वो प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, उसमें कौन सा चीज आ जाएगा, चार ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी है। ये क्या होगा, धातु ऑक्साइड के समान वैद्युतिक गुण है दोस्तों प्रदर्शित करता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर एक चीज और है, देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है ये दोस्तों आपका क्या अर्ध धातु होता है। साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड है दोस्तों, ये क्या होता है आपका धातु होता है। और SO2 है दोस्तों, SO2 है ये क्या होता है अधातु होता है। लेकिन आपका जो क्रोमियम है दोस्तों ये क्या होता है आपका, इसमें क्रोमियम है और एक चीज और पाया जाता है TiO और ReO3, ये क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं धातु के समान वैद्युतिक गुण है वो प्रदर्शित करते हैं। एक हो जाता है आपका CrO2, TiO और ReO3, ये तीनों क्या करते हैं वैद्युतिक गुण है वो प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आपका MgO, SiO2 और ये दो धातु अधातु और अर्ध धातु होते हैं दोस्तों, है ना, जो इसमें विद्युत गुण है वो नहीं हो दिखता है इसमें, है ना, लेकिन आपका जो आपका ऑप्शन डी है उसमें दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है, किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल द्वारा अध्यापित नहीं हो सकता, अणु के द्वारा, आयन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा या फिर परमाणु के द्वारा। तो किनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो शुद्ध क्रिस्टल जालक है उसका स्थल है दोस्तों अध्याशित है वो नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्याशित है वो नहीं होता है दोस्तों, है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर का, देखिए ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, चालक ठोस में, चालक जालक ठोस में, सहसंयोजक ठोस में या फिर आयनिक ठोस में। तो जो ग्रेफाइट है दोस्तों उसको किस रूप में हम वर्गीकृत है नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों, ग्रेफाइट को हम आयनिक ठोस के रूप में हम परिवर्तित नहीं कर सकते, साथ में चालक ठोस के रूप में रख सकते हैं, जालक ठोस के रूप में भी रख सकते हैं और सहसंयोजक ठोस के रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन आयनिक ठोस में दोस्तों हम इसको नहीं रख सकते। ग्रेफाइट को दोस्तों यहाँ पर ताप रोधी भी है वो बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों ये 3600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप सेल्सियस ताप को भी सहन कर सकता है और अपनी स्थिरता बनाए रखता है और ताप से सुरक्षित रखता है। साथ में जो ग्रेफाइट है इसमें 4 सहयोजी इलेक्ट्रॉन है वो पाए जाते हैं, जिसमें से 3 है सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं और एक है पाई इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है, खाली स्थान में धन आयन अंतराकाशी स्थिल में उपस्थित होते हैं, फ्रेंकेल दोष, शॉर्टकी दोष, रिक्तिका दोष या फिर धातु न्यूनता दोष। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों, जो फ्रेंकेल दोष है में धन आयन अंतरकाशी स्थल के रूप में है दोस्तों उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रिस्टलों में शॉर्टकी दोष तब प्रेषित होता है जब कुछ धनायन अपने जालक स्थानों से निकल अंतरकाशी स्थानों में अध्याशित हो जाते हैं,
जालक की समान संख्या में धनायन ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। कुछ जालक स्थल इलेक्ट्रॉनों द्वारा अध्यासित होते हैं या फिर जालक में कोई अशुद्धि उपस्थित होती है। तो क्या कारण है दोस्तों जिसमें जो शॉर्टकी दोष है वो प्रेषित होता है क्रिस्टलों में। तो इसका कब होता है, तो किस स्थिति में होता है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जालक से समान संख्या में धन आयन एवं ऋण आयन अनुपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक या फिर पी प्रकार की अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा। पी प्रकार के जो अर्धचालक है दोस्तों उसमें उपार्जित आवेश के बारे में धनात्मक है दोस्तों, वो बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए दोस्तों किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अपमिश्रित करना होता है। 2, 1, 3 या फिर 5। तो एन प्रकार है, सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमको कितनी संयोजकता वाला है उसमें अपमिश्रण है करना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल से हो जाएगा। 5 प्रकार की संयोजकता वाले को इसमें अपमिश्रित करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, फलक केंद्रित एकक कोशिका में चतुष्फल की रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है। 6, 8, 10 या फिर 12। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। फलक केंद्रित एकक कोशिका में चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की जो कुल संख्या होती है दोस्तों 8 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसके बारे में देख लेते हैं। AgBr है ना, सिल्वर ब्रोमाइड है। क्रिस्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित किए जाते हैं। साटकी दोष, फ्रैंकेल दोष, धातु आधिक्य दोष या फिर धातु न्यूनता दोष। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर बताइए। यहाँ पर 1 एवं 2, 3 एवं 4, 1 एवं 3 या फिर 2 एवं 4 है। तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर AgBr है उसके द्वारा कौन कौन से जो बिंदु दोष है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पहला और दूसरा सही है, साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष। ये दोनों में दोस्तों आपका बिंदु दोष है वो प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, किस युग्म में सर्वाधिक संकुल क्षमता है। HCP तथा BCC, HCP तथा CCP या फिर BCC तथा CCP या फिर BCC तथा सरल घनिष्ठ कोशिका। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा। जो सर्वाधिक संकुल क्षमता है दोस्तों HCP तथा CCP में है वो होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 24वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत होता है 74, 68, 32 या फिर 26। यहाँ पर अंतः केंद्रित जो घनीय व्यवस्था में दोस्तों जो रिक्त स्थान है उसका जो प्रतिशत होता है दोस्तों, जो प्रतिशत है वो कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो 32% है दोस्तों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आप 25वां नंबर का क्वेश्चन है। षटकोणीय है ना, यहाँ पर देखिए कट गया था। षटकोणीय निगिड घनिष्ठ संकुलन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों उसको आपको जानना है। उपसह संयोजन संख्या 12 होती है, इसमें संकुलन क्षमता 74 होती है। द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तिकाएं तृतीय परत के गोलों द्वारा आच्छादित रहती है। फिर इस प्रकार की व्यवस्था में चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोलों से पूर्णतः संरेखित होते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यही कथन असत्य है। इस प्रकार की व्यवस्था में चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोलों से पूर्णतः संरेखित हो जाते करके बोल गए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल होता है। बाकी आपका उप संयोजन संख्या 12 होती है, बिल्कुल सही है। इसमें संकुलन क्षमता 74% होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तिकाएं तृतीय परत के गोलों द्वारा है वो आच्छादित होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही, लेकिन आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों, है ना, ये असत्य कथन है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाए। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ में पसंद आएगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।